गुड मॉर्निंग। देखिए एकम नंबर 6 घर, इसके पहले एकम के अंदर हमने देखा था कि लेखक अपने परिवार सहित दूसरे शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। अपना पुश्तैनी घर वह बेच देने का निर्णय करते हैं क्योंकि वह यह घर जर्जरित हो गया है और ये भी घर के बारे में भी माँ की अनुमति लेते हैं। माँ अनुमति भी दे देती है। गांव के सज्जन व्यक्ति को सिफारिश से घर बेचने का निर्णय भी किया। लेखक के घर के साथ जुड़ी हुई यादें भी बताते हैं। दालान के अंदर वह बैठते थे, खेलते थे। वही जगह छोड़कर एक समय वह परगांव पढ़ने गए थे, खेलने के लिए जाते थे। यह घर छोड़कर वह दूसरे शहर में भी रहने के लिए चले गए। आंगन में गाय भैंस पालतू प्राणी भी बांधते थे। पास पड़ोसियों के बारे में भी बताया कि पड़ोसियों ने अपना मकान बेच दिया था। नए मेहमान, नए पड़ोसी आ गए थे। उन पड़ोसियों के लिए हम मेहमान जैसे थे। वही घर के आंगन में भाई बहनों की शादी भी हुई थी। वही कमरे में लेखक कहते कि मेरा दाम्पत्य जीवन भी बीता। और सर्दी के ऋतु में वही आंगन में बैठकर वे अलाव जलाकर अग्नि से अपनी ठंड भी उड़ाते थे और बड़ी बड़ी बातें भी करते थे। ये सारी बातें हम एकम नंबर 1 के अंदर देखा था। लेखक घर बेचने का निर्णय करने के बाद घर की यादें ताजी करते थे। देखिए आगे, हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर हैं। लेखक बताते हैं कि मेरा जो घर है वह घर के दोनों ओर, दाईं और बाईं ओर 2 घर हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का, इसमें एक घर है ना, वह घर हमारे एकदम निकट के साथी, निकट के रिश्तेदार का है। क्या? हमारे निकट के रिश्तेदार का है। वह भी बंद है, दोनों मकान बंद है। हमारे निकट का रिश्तेदार है, उसी का मकान भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर वह अहमदाबाद में रहता। कि मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने के लिए यह घर, यह गांव छोड़कर अलग अलग शहर में घूमता फिरा। कई शहर, कई नगर में घुमा। आखिर उसकी पत्नी मर जाने के बाद अब वह अहमदाबाद में स्थायी हुआ है। एक जगह पर रहने का निर्णय उसने कर दिया है और वह अहमदाबाद में अब रहता। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती और उसके पास में जो दूसरा मकान है, इसके अंदर एक बुआ रहती है और एक बुआ का नाम है काशी बुआ। उसकी मृत्यु को वर्षों हो गए। उसकी मृत्यु हुए तो वर्षों हो गए, मतलब कई सालों पहले काशी बुआ मर चुकी। वर्षों तक जहां वे रेत घड़ी लेकर रोज शामिल करती थी और वहीं आंगन के सामने रेत घड़ी, मतलब रेत में हाथ खड़ा करके सूर्य के प्रकाश में वह समय देखती थी। पहले जब घड़ी की सुविधा नहीं थी तब ऐसी रेत घड़ी काम आती थी। यह पुरानी समय देखने की एक साधन जैसा बना रखा था। हाथों से वह समय निश्चित करते थे। तो रेत घड़ी से वह समय निश्चित करती थी। उस दालान में अब एक तौंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। देखिए तौंद वाला, बड़े पेट वाला, वही दालान में जहां काशी बुआ रहती थी, वही दालान में एक बड़ी तान वाला, बड़ी पेट वाला कोई बारोट व्यक्ति वही सो रहा है या सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में है।
प्रौढ़ मतलब 40 से ऊपर की उम्र वाला। सामने एक मकान है, वही मकान में एक प्रौढ़ अवस्था वाला परंतु कुंवारा ही चल बसा। वह प्रौढ़ था, शादी नहीं की थी, वह कुंवारा ही था और वह कुंवारा ही कुंवारा चल बसा। देखिए चल बसा एक मुहावरा है। मर जाए, मृत्यु हो जाए। तो वह प्रौढ़ था, ऊपर से कुंवारा था और कुंवारा ही कुंवारा चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर फिर गिर पड़ा, अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना। तो एक व्यक्ति के मर जाने के बाद यह मकान कोई दूसरे व्यक्ति ने खरीदा और एक दूसरे व्यक्ति ने पास पड़ोसियों के साथ झगड़े करके अपना हक जताया, हक जमाया। जमीन जितनी थी उनसे ज्यादा जमीन हड़प ली और फिर यह पुराना मकान गिर जाने के बाद उसने नई दिशा में एक नया मकान बनाया है। इस तरह सब बदल चुका है। देखिए पास पड़ोसी भी बदल चुके हैं और मकान भी इस तरह बदल चुका है। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचे, और फिर भी मन में लगता है कि हम हमारा घर क्यों बेचे। हमारे मन में एक प्रकार की पीड़ा होती है, एक प्रकार की टीस उठती है। हम बार बार सोचते हैं कि ये सब होने के बावजूद भी हम यह घर क्यों बेचे। पुराना है तो भी है, पूछते कि पुराना है लेकिन हमारे पुरखों का है, हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ है। हमने तो कोई मेहनत नहीं की, मेहनत मजदूरी हमारे बाप दादाओं ने की है, इसलिए ये मकान हमारा पूछते लिए है, हमारे बाप दादाओं की यादगिरी है। हम ऐसा मकान क्यों बेचे। वह घर है, 4 दीवारों और 4 छप्परों वाला कोई मकान नहीं है। घर और मकान हम जो अपने पैसों से खरीदते हैं उसे मकान बोलते हैं, और हम अपनी मेहनत से जो बनाते हैं उसे घर कहते हैं। जिसके अंदर हमने लहू पसीना बहाया हो, हमने स्वयं मेहनत की हो, वह घर। और दूसरे लोग जो मकान बनाते हैं और हमारे पैसों के बल पर हम जो खरीदते हैं उसे मकान बोलते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि यह मकान नहीं, यह तो घर है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बताएं ना कि मकान है वह पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है। हम हमारे पैसों के बल पर मजदूरों के पास बनवा भी सकते हैं, पैसे लेकर बेचा जा सकता है। आज जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं वह घर नहीं, वह मकान। तो इसके अंदर न तो हम मेहनत करते हैं, न हमारा जी लगता है। हम दूसरों के मेहनत पर बनाया हुआ मकान हमारे पैसों के बल पर खरीदते हैं, तो वे मकान है। परंतु घर तो एक भावना है, लेकिन घर है वह घर एक तो भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। घर है, जी जान मेहनत करके बनाया है, वह घर के अंदर हमारी भावना लगी हुई है। वह घर सिर्फ पैसों से खरीदा बनाया नहीं जा सकता। जो घर है ना, हमने बताया आगे कि घर सिर्फ पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, घर तो बनाया जा सकता है। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। इसलिए लेखक कहते कि मैंने निर्णय कर लिया कि चाहे घर बूढ़ा हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, चाहे जर्जरित हो जाए, चाहे हमारे कोई काम का न हो, चाहे हम इस घर में आकर रहे या न रहे, लेकिन हमें यह घर बेचना नहीं। एक बार लेखक ऐसा निर्णय कर लेते। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है। देखिए तर्क, दलील। मन होता है वह विविध प्रकार के तर्क करते हैं। मन होता है
वह दलील करता है। फिर मन ने दलील की कि यह सब भावुकता है, यह सब भावुकता है, भावना के बल पर चले जाना, भावना के कारण भावुक हो जाना। यदि गांव में जाना है नहीं तो वह घर रखने का क्या। फिर हमारा मन भावुक हो जाता है और फिर हम सोचने लगते हैं कि अगर गांव में जाना नहीं है, वह घर में हमें रहना नहीं है, तो फिर हम यह घर रखने का क्या कारण, यह घर क्यों रखे। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रख ले तो कि अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, खरीदने वाला व्यक्ति भी अच्छा दिख रहा है, और एक घर के जितने भी पैसे आए उतने सारे पैसे अगर हम फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं या फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं तो 5 साल में तो वह 2 गुना हो जाएगा। यह मकान तो वैसा का वैसा, एक मकान का 2 मकान तो होने वाले नहीं, लेकिन ये पैसे हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए ऐसे निकम्मा घर को रखने का कोई कारण नहीं। लेखक दूसरी बार मन में ऐसी दलील करते सोचते हैं। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया। दोनों पहलू टटोले, मकान बेचना या न बेचना, और अंत में लेखक ने निर्णय कर दिया कि यह घर निकाल दिया ही जा। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार, देखिए परिवार के साथ सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना ही है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रहे। अब हम भाइयों ने मिलकर सोचा कि यह घर अब हम निकाल देना है, यह घर हम रखने वाले तो नहीं, तो क्यों न हम सभी भाई अपने सपरिवार इस घर में रहे। तो लेखक ने अब निर्णय किया कि हम सपरिवार अपने भाइयों सहित यह घर बेचने से पहले इस मकान में रहने का निर्णय कर लिया। और फिर लंबे समय के बाद घर खुला। फिर लेखक अपने भाई सपरिवार शहर में से अपने गांव में आए और अपना घर खुला। तो यह घर पहली बार खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारों से वह सुनाकर गूंजने लगा। देखते देखते यह बंद पड़ा रहा मकान, परिवार, छोटे बच्चे, पत्नी, भाइयों सहित यह मकान फिर से पहले की तरह गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया। नगरवासी, नगर में रहने वाला व्यक्ति, एक घर पर हम रहने के लिए आए, हमें घर बेचने का निर्णय लिया था, इसलिए नगर में से एक व्यक्ति को हमारा घर दिखने के लिए या उसको घर दिखाने के लिए मैं उसको अपने साथ घर ले आया। पुराने दिन वापस लौट आए। पुराने दिन जब लेखक शहर में रहने के लिए गए नहीं थे, उसके पहले का समय जब वे छोटे थे, हमने आगे पहले दास में दिखाया, वह समय फिर से वापस आया। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी वह विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। माँ भी हमारे साथ शहर में रहने के लिए आई थी, लेकिन शहर में माँ उदास रहती थी, बेचैन रहती थी। घर में कई सुंदर अच्छे प्रसंग होते थे, लेकिन फिर भी माँ को कहीं चैन पड़ता नहीं। लेकिन आज माँ फिर से अपने पुराने मकान में आई है। तो अभी 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में तो माँ एकदम प्रसन्न दिखने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। अब घर की प्रत्येक दीवार, घर की 4 दीवारें होती है, मानो कि ये 4 दीवारों लेखक को उलाहना देती थी, बार बार कचोड़ती थी, उसे कई प्रकार के प्रश्न करती थी। दालान में जहां मैं हमेशा बैठता, जहां बैठकर पहली बार कहरा लिखा था, दालान मतलब बैठक,
कि बैठक के स्थान पर मैं जहां बैठता था और वही बैठक पर बैठकर मैंने पहला ककहरा, ककहरा का मतलब क्या होता है? क से लेकर ह तक के अक्षर, जिसको गुजराती में આપણે કક્કો કહીએ છીએ, तो क से लेकर ह तक के अक्षर मैं जिस दालान में जिस बैठक पर बैठकर पढ़ता था वही जगह पर मैं बैठा और जहां बैठकर छुट्टियां में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था और छुट्टियां में वही बैठक पर बैठकर मैं कहानियां, उपन्यास और उच्च प्रकाश के कई ग्रंथ पढ़ता था। वहां जाकर बैठा और वही स्थान पर जाकर लेखक बैठे। वहां भीत से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई और जैसे मैंने वह दीवार से सटक कर बैठा, टेका लेकर बैठना, और जैसा मेरा बदन वह दीवार को छुआ ने तो मेरा बदन एकदम अंदर से हिल गया, मानो कि दीवार ने मेरे शरीर को हिला दिया। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी कि एक तो इतने दिन बाद आए हो और अब बस हमेशा की। मैंने भावुकतावश उस दीवार पर हाथ फेरा तो मानो कि यह दीवार मुझे प्रश्न कर रही थी कि एक तो बहुत दिनों के बाद तुम इस घर में आए हो, हमारे साथ बैठे हो, बहुत दिनों के बाद आए हो और फिर एकाएक हमसे दूर जाने चाहते हो। एक दिन आप हमसे बहुत दूर भी चले जाओगे। क्या बात है? यह दीवार मानो कि लेखक के साथ बात कर रही थी। मैं व्यग्र हो गया, व्यग्र। लेखक कहते हैं कि मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। आंगन के अंदर यह खटिया पड़ा था, वह खटिया बिछाकर मैं उसके पर बैठ गया। अब वहां खाली नाद थी। देखिए एक शब्द है नाद, इसका अर्थ है बर्तन। नाद का अर्थ है बर्तन। जिस बर्तन को गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को चारा पानी दिया जाता है, वह भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, बैल, उन लोगों को खाने के लिए चारा पानी दिया जाता है जिस बर्तन में, वह नाद। तो वही खाली नाद थी। खूंट थे। खूंट मतलब प्राणियों को बांधने के लिए जमीन में गाड़ा हुआ लकड़े का खूंट। परंतु ढोर डांगर, देखिए ढोर डांगर पशु जो पालतू प्राणी थे वह, परंतु ढोर डांगर नहीं थे। ये खूंट भी पड़ा था, ये नाद भी थी, लेकिन वही कोई पशु नहीं थे। परंतु उस और देखते ही मानो वे सब साथ रंभाने लगे। लेकिन मैंने मानो उस ओर दृष्टि डाली तो मानो कि वे सारे प्राणी रंभाते। देखिए रंभाना मतलब गाय और बैल का बोलना, उसको बोलते हैं रंभाना। गाय रंभाती है। तो मैंने उस वक्त दृष्टि डाली तो मानो कि वे सारे पशु रंभाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया। मेरे सामने सजीव त्रादृश्य दृश्य खड़ा हो गया। मैं एकदम उठ गया। शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा और शून्य मनस्क से आंखों में भावुकता लाकर मैं ये सारे दृश्य देखने लगा। घर की यह खपरे आज तो ये पक्के मकान होते हैं, लेकिन पहले मिट्टी से बनाए हुए खपरे, जिसे गुजराती में नड़िया कहिए छे आप, छोटा छोटा नड़िया। तो ऐसे खपरे में से कितने सारे चौमासे में ये संगीत सुना। आज तो अगासी वाला मकान होता है, बारिश गिरती है लेकिन इसमें से कोई सुमधुर ध्वनि निकलती नहीं। लेकिन पहले के समय में ऐसे कच्चे मकान थे और छप्पर खपरेल के बने होते थे, इसलिए कभी कभी मकान के अंदर से पानी भी टपकता था
सूर्य का प्रकाश भी इसके अंदर से आता था और बारिश के समय बरसात की बूंदों के कारण एक प्रकार का मधुर संगीत भी सुनने को मिलता। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी। यहाँ घर के आगे दरवाजे में यह तोरण बनता था और ये तोरण के नीचे ही मेरी बहनों की शादियां हुई थी। और यहाँ दादी दादा और पिताजी की अर्थियां भी बनती थी। मर जाने के बाद उसको जब जलाया जाता है और जलाए जाने के बाद उसकी जो हड्डियां बची होती है वह हड्डियां अस्थियां होती है, जिसे हम गंगा नदी में या पवित्र नदी में बहाने के लिए घर लाते। तो इसी प्रकार दादा दादी या पिताजी की जो अस्थियां थी वह एक कपड़े में बांधकर वहीं पर टंगी हुई थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया। यह सब दृश्य देखकर सोचकर आभास होने के कारण मेरा गला भर आया, मानो कि रुलाई आए वैसा हो गया। घर के अंदर के कमरे में गया। अब लेखक खटिए से उठकर घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा, वह कमरा बंद था, एकदम जर्जरित था, अभी पड़े वैसा था। आखिर मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा। घर के पीछे हवा की अवर जवर के लिए, प्रकाश के आमन जामन के लिए एक जाली लगाई हुई थी। वही जाली से घर में थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियां और पिटारों से भरा रहता था। जब यहाँ घर पर रहते थे, किसानी करते थे, तब हमारे घर में मिट्टी की बनी हुई कोठियां थी जिसके अंदर अनाज भरते थे, और पिटारा मतलब घर का सामान, बनी हुई रसोई रखने का लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ एक संदूक, बड़ा संदूक कि जिसके अंदर सब चीज वस्तुएं रखती थी। तो ये पिटारा, वह सब तो कब का निकाल दिया है और वह तो कब के निकाल दिए हैं। अब घर खाली खाली दिखता है, परंतु अभी भी कोने में दही भिगोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटक रही। लेकिन पालतू प्राणी रखते थे, इसलिए घर में घी दूध बना रहता था। यह दूध में से दही बनता और दही को भिगोने का जो बड़ा मटका था वह भी कोने में पड़ा था। और ये दही भिगोने का एक साधन है जिसका नाम है रई। क्या है? रई। उसको खैलर भी बोलते हैं, खैलर। उसको मथानी बोलते हैं, मथानी। रई, खैलर, मथानी, जिसको दही भिगोने के लिए हम उपयोग करते हैं। ગુજરાતીમાં એને રવૈયો કહેવાય છે, જે લકડાનો બનેલો હોય છે, ગોળી અને રવૈયો, એના કારણથી દહીં વલોવાય છે અને ઘી છાશ બને છે। तो एक घूंटी पर ये रई लटक रही थी और एक कोने में यह काले रंग का दही भिगोने का जो एक मटका था वह मटका पड़ा था। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी। अब मेरा जन्म यही कमरे में हुआ था और मेरे संतानों का जन्म भी यही कमरे में हुआ था और मैंने गृहस्थी जीवन का पहला दिन भी यहीं बिताया। लेखक के सामने यह दृश्य खड़ा हो जाता। देखिए, यह एकम, दूसरा हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे की बात हम तीसरे एकम के अंदर देखेंगे। थैंक यू।